एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। यानी हमारे देश की डेवलपमेंट में बिजनेस क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे बस ऐसा भी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल सिंस टाइम्स मेमोरियल। यानी बिजनेस, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये बहुत वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश की डेवलपमेंट में। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट आवर कंट्री इंडिया हैड अ गोल्डन पास्ट। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो इंडिया है इसका गोल्डन पास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था हमारा देश, एक टाइम थे, बहुत पहले की बात है। एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड गेन्स। हमारे देश की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी थी, इतना ज़्यादा ट्रेड यानी व्यापार हुआ करता था हमारे देश में कि हमारा देश प्रोस्पर कर रहा था, बहुत गेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था, इकॉनमी आगे बढ़ रही थी। The archaeological evidences have shown that trading activities were mainstay of the economy in the ancient times. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं कि हमारे देश की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंशियंट टाइम्स में, विच वर कैरीड आउट बाय बोथ वाटर एंड लैंड रूट्स। दोनों ही रूट से होती थी वो, पानी के थ्रू भी और सड़क यानी रोड या लैंड के थ्रू भी। सिल्क रूट एंड मैरी टाइम ट्रेड व क्वाइट प्रोमिनेंट। सिल्क रूट एक रूट है, ये रास्ता है, ठीक है, ट्रेड करने का। मैरी टाइम ट्रेड, ये बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रोमिनेंट फेमस थे। इन दोनों रूट के थ्रू जो है हम गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मैरी टाइम का मतलब इधर सी रूट की बात हो रही है एक तरह से, ठीक है, शिप्स के थ्रू जैसे गुड्स पहुँचाए जाते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे हम गुड्स या कॉमोडिटीज़, ठीक है, इन दोनों रूट्स के थ्रू। द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली एंड टू द फॉरेन लैंड्स। इंटरनली यानी देश के अंदर, ठीक है, गुड्स जो है आपका ट्रेड किया जाता था, खरीदा बेचा जाता था, और फॉरेन लैंड्स में भी यानी बाहर के देशों में भी। विच जनरेटेड सरप्लस इनकम, इससे हमारी काफ़ी इनकम भी होती थी। एज अ रिजल्ट द पीपल वर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसकी वजह से लोग जो है बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे, जैसे एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पाल रहे थे, कॉटन वीविंग, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है लोग कर रहे थे उस वक्त। किस पर्पज़ से, कि उनको कुछ कमाई हो। आगे देखो क्या है, फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स, कारखानास फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। उस वक्त कारखानास या छोटे छोटे जो है फैक्ट्रीज जैसा हम बोल सकते हैं, जिसे पूरा परिवार मिलके चलाता था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस वक्त, काफ़ी फेमस थे। दिस मनी वॉज चैनलाइज्ड इनटू फर्दर इन्वेस्टमेंट, और इस पैसे को और आगे जो है हम इन्वेस्ट करते थे। एंड लेड टू द डोमिनेंट ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से क्या आया, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आया, ठीक है, बैंक्स वगैरह भी आने लगे। टू फाइनेंस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंस का मतलब होता है पैसे लगाना, यानी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए फाइनेंस यानी लोन वगैरह भी प्रोवाइड किया गया। एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ द यूज़ ऑफ हुंडी एंड चिटीज़, ये भी काफ़ी यूज़ किए गए। दीज वर यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। यानी ये किस लिए यूज़ किए जाते थे, अगर हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है एक इंसान से दूसरे इंसान को किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, तो इनको यूज़ किया जाता था, हुंडी एंड चिटीज़ को। वाई देयर वॉज नीड टू क्रिएट एन इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि पैसे ट्रांसफ़र करने का कोई इंटेंजिबल तरीका हो, यानी सिर्फ नोट जो है या सिक्के जो हैं ऐसा कुछ ना दिया जाए, कुछ और अलग चीज़ हो। It was so because traveling long distances either by land or sea involved risk of theft and robbery। क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज़्यादा लंबा लंबा ट्रैवल करते थे, चाहे लैंड के थ्रू चाहे सी के थ्रू, उसमें चोरी वगैरह, डकैती वगैरह का डर रहता था, पैसे चोरी होने का। इसलिए हमने को ऐसा कुछ ज़रिया चाहिए था जिसमें हमें कैश न लेके जाना पड़े, कोई और ऐसा तरीका हो। सो हुंडी विच लिटरली मीन्स, हुंडी जिसका मतलब होता है टू कलेक्ट, वॉज रिटन इन वर्निकुलर लैंग्वेज, पेपर जैसा होता था, डॉक्यूमेंट होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ये। और वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब उस पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज लिखी होती थी जहाँ से वो ट्रेड किया जा रहा है, ताकि और जो है बाकी लोगों से समझ ना पाए। एंड फैसिलिटेटेड द सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी, जिससे कि ट्रांसफ़र हो जाए पैसे आराम से, सेफली, बिना किसी चोरी डकैती के, बिटवीन पार्टीज़। एंड हेल्प्ड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, इसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को और प्रमोशन मिला, और ज़्यादा होने लगी, क्योंकि अब चोरी वोरी का कम डर था।
द इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एनहेंस्ड कॉमर्शियल ऑपरेशंस। फिर क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आई, यानी उधार पे सामान खरीद बेच सकते थे, लोन की फैसिलिटी मिलने लगी, जिससे और हमारा कॉमर्स और ट्रेड है आगे बढ़ने लगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एन्जॉयड द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। उस वक्त क्या था, इंडिया का फेवरेबल यानी पॉजिटिव था बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा थे इम्पोर्ट्स से। एंड द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आया, जो हमने जो पढ़ा था अभी, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, फिर पैसा वो अगर को सेव करना है सेव करो, इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो, जब मर्जी निकलवाना है लोन लेना है जब मर्जी ले लो, है ना। इससे हमारा जो है बिज़नेस आगे बढ़ने लगा। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स लेटर इवॉल्व। फिर क्या आए, कमर्शियल बैंक्स आए, इंडस्ट्रियल बैंक्स आए, ठीक है, जो कि है ट्रेड को फाइनेंस करते थे। इसका मतलब क्या है, ट्रेड के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराने लगे। एग्रीकल्चरल बैंक्स भी आए, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देते थे एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसानों को। मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स वर डेवलप्ड। काफ़ी ट्रेड सेंटर्स भी हुए एंशियंट टाइम्स में, ठीक है, जो किस लिए यूज़ किए जाते थे, गुड्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लिखे हुए हैं, पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, ये सभी एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब ये है कि हम मेजर एक्सपोर्ट्स क्या थे, हम कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे यानी दूसरे देशों में भेजते थे। वो थी स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिको, ये सभी चीज़ें। फिर क्या था, अब कौन कौन सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे जैसे हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ सिल्क, लाइनिन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट का मतलब है बाहर के देशों से अपने देश में ख़रीद कर लेके आते थे। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, उस वक्त क्या था, काफ़ी टाउन्स भी थे, जैसे पोर्ट टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, मर्केंटाइल टाउन्स, ये सारी चीज़ें थी। देयर एग्जिस्टेंस इज़ एन इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज़ एंड प्रोफेशनल क्लासेस। इनकी एग्जिस्टेंस यानी इन पोर्ट्स का, इन टाउन्स का होना क्या चीज़ शो करता था कि उस वक्त जो प्रोफेशनल लोग थे और जो मर्चेंट लोग थे वो काफ़ी प्रोस्पर कर रहे थे, काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। बिजनेस एक्टिविटीज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड्स टू ट्रेड। बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ, एड्स टू ट्रेड बढ़ा। एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू ट्रेड आसान हो जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इससे व्यापार करना और आसान हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें भी आने लगी। विद द एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एंड अदर मर्चेंट कम्युनिटीज़, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया के ट्रेडर्स, मर्चेंट्स लोग, जिसकी वजह से इंडिया को क्या बोला गया, स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप। ठीक है, बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे देश में आए हैं, जैसे मेगास्थनीज, फाहिन, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारा नाम लिखे हुए, इब्न बतूता, ये सारे लोग आए। इन सब ने अपनी राइटिंग्स में यही लिखा कि भाई इंडिया जो एकदम सोने की चिड़िया है। आगे देखते हैं, बिटवीन द फर्स्ट एंड द 7th सेंचुरीज इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकॉनमी। फर्स्ट और 7th सेंचुरी की अगर बात की जाए, इंडिया जो है सबसे बड़ी इकॉनमी थी हमारे एंशियंट वर्ल्ड की और मेडिवल वर्ल्ड की, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। हमारे पास, इंडिया के पास लगभग 1/3 से 1/4 वेल्थ थी। पूरे देश में जितना पैसा था उसका 1/3 और 1/4 हिस्सा हमारे पास था। विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश, अब क्या ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए वो हमारे देश में, उससे उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। लेकिन वो रेवेन्यू को क्या है, अपने देश में लेके जाने लगे, इस पैसे को वो क्या करने लगे, हमारे देश का रॉ मटेरियल खरीदने लगे, स्पाइसेस, गुड्स, ये सभी चीज़ें खरीदने लगे। उन्होंने इंडिया इकॉनमी की कंडीशन बिल्कुल बदल दी। पहले हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, सबको पता है, गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, प्रोसेस्ड गुड्स यानी बने बनाए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाहर देशों में भेजते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हम रह गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हम अब प्रोसेस्ड गुड्स नहीं भेजते थे, हम बल्कि रॉ मटेरियल भेजते थे ब्रिटिशर्स को, और वो लोग क्या करते थे, हमसे रॉ मटेरियल खरीद के उसको फाइनल गुड्स में जो है कन्वर्ट करते थे और फिर हमको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भेजते थे। हम अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदने लग गए थे उनके बनाए हुए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकॉनमी स्टार्टेड। फिर हमें आज़ादी मिली,
फिर हमने दोबारा से इकॉनमी को खड़ा करना शुरू किया। फिर इंडिया ने प्लानिंग करने लगी, 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाने लगे। क्यों आप प्लान बनाने लगे? अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है, हमें आत्मनिर्भर बनाना है, किसी देश पे डिपेंड नहीं रहना है। द मेजर्स टेकन टूवर्ड्स द सेम वॉज करेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। हमने अब क्या शुरू किया? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। पूरे सेंटर के लेवल पे प्लानिंग स्टार्ट करने लगे हम पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग बनाने लगे। एंड एम्फेसिस ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज़। और हम कोशिश करने लगे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? बेसिक और की इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ लेके आई जाए हमारे देश में। ड्यू इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। और काफ़ी इम्पॉर्टेंस दी गई कि हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स आए, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स आए। बट लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की कमी थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था डिफेंस पे, फिजिकल डिफिसिट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, लोन बढ़ता जा रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव होता जा रहा था, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बाहर के देश हैं, उन सब का कॉन्फिडेंस, विश्वास जो है हम पे गिरता चला गया। उनको लगा कि इंडिया जो है इतना एबल नहीं है कि अपनी इकॉनमी को वो संभाल पाए। द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन वॉज प्रिकारियस। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी बहुत नेगेटिव होने लगा, जिसकी वजह से हम क्या लेके आए? 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर